नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप जून 2024 यानी कि 18 जून 2024 को पूरे सभी सब्जेक्ट का एक एग्जामिनेशन होना है और वो भी ऑफलाइन, और आप यदि पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये एमसीक्यू वाला वीडियो ज़रूर देखें। मैं आप लोगों के लिए एक प्रकार के ट्रायल वीडियो है ये। यदि आपको ये पसंद आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं 10 मिनट का पूरा वीडियो कल मैं डाल दूंगा। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ जो ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 100% आता है। आपको इतने ही प्रश्न पढ़कर जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा सीधा प्रश्न में आता हूँ और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चंस आने ही वाला है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। देखिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, विच टीचिंग स्ट्रेटजी एम्फेसिसाइज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलाब्रेशन एमंग स्टूडेंट्स। यानी कि कौन सी शिक्षण रणनीति छात्र केंद्रित सीखने पर जोर देती है और छात्रों के बीच सक्रिय भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। वो एक शिक्षण रणनीति के बारे में बोल रहा है। कौन सी ऐसी रणनीति है? रणनीति से तात्पर्य क्या है? क्या रणनीति बनाएंगे? ठीक है, रणनीति से सीधा सीधा संबंध जो है, और साथ ही साथ छात्र केंद्रित सीखना है, छात्र को खुद स्वयं प्रयास करना है। तो और जो ये छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि छात्रों के बीच में सक्रिय भागीदारी चाहिए, यानी कि वो स्टूडेंट्स लगा रहे, इस तरह से क्वेश्चन को आपको समझना है। तो देखिए, व्याख्यान विधि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, यानी कि टीचर व्याख्या दे दिया और स्टूडेंट सुन लिए। ठीक है, काम खत्म। व्याख्यान विधि में क्या, व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ होता है? यदि बहुत बड़ी क्लास है, 100 200 400 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक एक बच्चे को ध्यान नहीं दिया जा सकता। यानी कि बड़े क्लास के लिए व्याख्यान विधि, रिवीजन करना है तो व्याख्यान विधि, सिद्धांत को बताना है तो व्याख्यान विधि, कोर्स कंप्लीट करना है तो व्याख्यान विधि। ठीक है, इसमें टीचर सक्रिय होता है और स्टूडेंट्स निष्क्रिय रहता है, एक्टिव एंड पैसिव। प्रत्यक्ष निर्देश, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन पूछना, यानी कि टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टूडेंट आंसर दे रहा है। और जब क्लासरूम में कोई टीचर प्रश्न पूछता है तो आपने देखा होगा क्लासरूम में स्टूडेंट जो है उत्तर देने के लिए कहीं ना कहीं संकोच करता है। ये भी नहीं है, इसमें सीखना पसंद नहीं करेगा। अभी पहले से बता दो कि कल हम आपका टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर देंगे, तैयारी करके आइएगा। जो होशियार बच्चा होगा तो तैयारी करके आ जाएगा। जो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, वो कहेगा भैया मुझे क्लास ही नहीं जाना है। तो ये भी छात्रों के बीच सक्रिय भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित नहीं करता। समस्या आधारित शिक्षा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यदि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे दिया जाए कि इसको सॉल्व करें, इसको खुद को सॉल्व करना है, खुद। ठीक है, यानी कि आप सहयोग ले सकते हैं, स्टूडेंट का सहयोग ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, छात्र के बीच में सक्रिय भागीदारी होती है और सहयोग को प्रोत्साहित होता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक भाग पता है, दूसरे भाग मेरे दोस्त को पता है, तीसरे भाग किसी और स्टूडेंट्स को पता है, तो कहेंगे भैया मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, और उनको मैं बता देता हूँ, वो आपको बता देंगे, मुझे बता देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सपोजिटरी मेथड, व्याख्यात्मक, व्याख्यान करना। देखिए, व्याख्यान विधि व्याख्यात्मक, एक्सपोजिटरी मेथड,
ठीक है, वर्णनात्मक मेथड है, वो वर्णन करना है, कहानी सुना देना, ठीक है, बता देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर है प्रॉब्लम बेस्ड है। या हमेशा ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं भाई, ठीक है। शिक्षण के किस स्तर में छात्रों की जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने की क्षमता शामिल होती है? विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, संश्लेषण करना की क्षमता शामिल होती है, जिससे गहरी समझ, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम याद करते हैं, संस्मरण करते हैं, ये आता है याद करना, ठीक है, ये संस्मरण करना, रटना, ये सब स्मृति स्तर पर आता है। समझ स्तर पर भेद पता करना, अंतर पता करना, भेद, अंतर, संबंध स्थापित करना, यानी कि दो चीज है, दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करना, दो चीजों के बीच में अंतर करना, दो चीजों के बीच में भेद करना। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में हम विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और इसमें गहरी समझ और रचनात्मक सोच होती है। तो इसका मतलब ये सी हो गया। ये ऑटोनोमियस लेवल यानी कि स्वायत्त स्तर क्या होती है? स्वायत्त स्तर का मतलब होता है कि खुद को प्रयास करना, खुद पर बल देना, ठीक है, कोई आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है। आप दूसरे के कार्य को देखो और उसको समझो और उस पर विचार मंथन करो और खुद करो। यानी कि स्वायत्त स्तर में आपको स्मृति स्तर भी होगा, समझ स्तर भी होगा, चिंतनशील स्तर भी होगा। यानी कि कोई जैसे मान लीजिए लोहार आदमी लोहा का काम कर रहा है, आप भी मान लीजिए इंटरेस्टेड हो, आप थोड़ा मोड़ा जानते हो, तो लोहार आदमी कैसे हाथ को पकड़ा है, कैसे लोहा को पकड़ा है, कैसे वो गर्म कर रहा है, तो यदि वो देखेगा यानी कि उसको स्मृति में रखेगा, फिर उसको समझेगा वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, फिर चिंतन स्तन करेगा, फिर अपना दिमाग लगाएगा और फिर अपने पर बल देगा, तो उसको स्वायत्त स्तर कहते हैं। यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, यह आंसर राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और समय की पाबंदी है मेरे साथ में, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ। आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यदि ये सब करेंगे तो मैं नेक्स्ट MCQ वीडियो भी लाने वाला हूँ। कौन सी मूल्यांकन पद्धति सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति का आकलन करने और सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करने पर केंद्रित है? देखिएगा, जब ऐसा प्रश्न आएगा और इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये मैंने जो है बहुत सारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा हूं और खुद बनाया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन इसी प्रकार से आता है। सुधार करना, फीडबैक प्रदान करना, ये जो शब्दावली है, ठीक है, ये जो शब्द मिलेगा तो समझ लीजिएगा ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, रचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है। यानी कि यूनिट टेस्ट देने से फेल और पास नहीं होते हैं, हम सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक यूनिट कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट दिया, मान लीजिए मुझे कम मार्क्स मिला तो उसको मैं सुधार सकता हूँ, सुधार की गुंजाइश होती है। योगात्मक क्या होती है? योगात्मक का मतलब ये होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर एग्जाम के बाद में जो परिणाम मिलता है उसको योगात्मक बोलते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन में जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट 90% लाया, एक स्टूडेंट 60% लाया, ठीक है, तो हम एक संदर्भ ले रहे हैं, देखिए यार वो ज़्यादा लाया हम कम लाए, ज़्यादा लाया कम लाया, ज़्यादा लाया कम लाया, ठीक है। तो ये इस तरह का जो अंतर करते हैं, ठीक है, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा था, कम मार्क्स आया, देखो वो कम पढ़ा था वो ज़्यादा मार्क्स ले आया, ठीक है, और वो 10 घंटा पढ़ता है भाई इसलिए ज़्यादा मार्क्स लाया, मैंने जो है 5 घंटा पढ़ा तो मैंने कम मार्क्स लाया। तो ये जो है मानक संदर्भ मूल्यांकन। दूसरा चीज़ है 60% फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, 50% सेकेंड डिवीजन, 40% थर्ड डिवीजन, एक मानक है, ठीक है, यानी कि 60 मतलब फर्स्ट डिवीजन आया आपका, मानक संदर्भित है। और निष्कर्ष संदर्भित क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर
निष्कर्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, हम निष्कर्ष निकालते हैं। मान लीजिए आपने एक सेमेस्टर एग्जाम में 5 पेपर हुआ, ठीक है, एक मैथ्स हुआ, एक इंग्लिश हुआ, एक हिंदी हुआ, एक साइंस हुआ, एक सामाजिक विज्ञान हुआ। हो सकता है हिंदी में 80 मार्क्स लाए होंगे 100 में, हो सकता है इंग्लिश में 50 मार्क्स लाए होंगे, हो सकता है मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स लाएंगे, हो सकता है साइंस में आपका जो है 55% लाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ओवरऑल आपने 60% लाया, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आया। मानक संदर्भित आपने 60% ले आया ओवरऑल, पांचों पेपर को मिलाया और परसेंट निकाला, तो हम मानक संदर्भित बोल दिए कि 60% आपके पास में आया, मतलब फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन याद रखिएगा, आप हिंदी में तो 80 मार्क्स ले आए, आप मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स ले आए, इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा होशियार हो। निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, एक निष्कर्ष निकालना है। लेकिन इंग्लिश में आपने 50 मार्क्स लाया, यानी कि कमजोर छात्र हो, इंग्लिश में कमजोर छात्र हो। ओवरऑल आपने 60% लाया, लेकिन मैथमेटिक्स में 99% लाए, इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष संदर्भ, निष्कर्ष में पहुंच गया हूं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, रचनात्मक मूल्यांकन है। देखिए दोस्तों, यदि आप नेट दे रहे हैं और सीजी सेट भी देना चाहते हैं, नेट और सेट अभी भी मौका है, ये 10 यूनिट आपको पूरा मिल जाएगा केवल 352 रुपया में। ठीक है, केवल 352 रुपया में मिल जाएगा आपको, 10 का 10 यूनिट, और वो भी लेक्चर नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों केवल 352 रुपया में आप 3 माह तक पढ़ सकते हैं, यानी कि नेट के बाद में जो सीजी सेट होगा वो भी काम आएगा। तो आप क्या करें, कैसे जुड़े, तो एक तो मुझसे मिल सकते हो 9131922789, इसमें आप व्हाट्सअप करिए ना, एक तो मेरा नंबर भी आपको मिल गया। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप में आप जुड़ जाइए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये बेस्ट रहेगा। या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करिए। हाँ, इसका रेट फीस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट के नाम पर एक रिफरल कोड है, ओल्ड स्टूडेंट्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इतना छूट मिलेगा, 352 रुपया में आपको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर आया हूं मैं। देखिए, भारत में कौन सी पहल देश भर के शिक्षार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है, पाठ्यक्रम बोल रहे हैं, कोर्स नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है जो विभिन्न संस्थानों और प्रशिक्षकों से उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। इसको आप लोग बता सकते हैं क्या, आंसर दे सकते हैं आप लोग? मैं इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं? यार नहीं छोड़ता यार, हैं बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो ये जब पाठ्यक्रम देगा, ठीक है, जब पाठ्यक्रम देगा तो ये स्वयं होगा, स्वयं। ठीक है, मुक्स होगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स का नाम है। ठीक है, एक कोर्स का नाम है कोर्स का नाम है, और स्वयं एक पाठ्यक्रम है। और एनपीटेल वीजीसी नेट तो आप जान रहे हो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, वीजीसी एक संस्था का नाम है। ठीक है, या जेआरएफ के लिए आपको ये एग्जामिनेशन देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, एक प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला स्वयं का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मुक्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर जो है मुक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मुक्स एक कोर्स का नाम है, देखिएगा यहां पर कोर्स है, ऑफर कोर्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट disciplines along learners to extract high quality educational content, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपके जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और एनपीटेल क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, ये इंजीनियरिंग, विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के लिए है। ठीक है,
ये नेशनल प्रोग्राम है, एक नेशनल प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एनपीटेल जो है। तो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शारीरिक गति समन्वय से संबंधित कौशल का विकास शामिल है। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कॉग्निटिव से सीधा सीधा संबंध हमारे ज्ञान से है, नॉलेज से है, और ज्ञान का संबंध ध्यान दीजिएगा मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से, भेजे से है, मस्तिष्क से है। भावनात्मक हमारा हृदय से है, हार्ट से है, दिमाग से है, ठीक है, हृदय मन की बात, मन से है। साइकोलॉजी होता है ये, अफेक्टिव मतलब साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोमोटर जो होता है ये शारीरिक होता है, हमेशा ध्यान देना, ये शारीरिक होता है, ठीक है, शारीरिक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप पहले क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, संज्ञानात्मक ज्ञान चाहिए कि इसको बैट बोलते हैं, इसको विकेट बोलते हैं, एक मैदान की जरूरत होगा, एक पिच की जरूरत पड़ेगा, 11 खिलाड़ी होना चाहिए, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर होगा, एक दो बैट्समैन होंगे, ठीक है, वो रन करेगा। तो ये नॉलेज चाहिए। और उसके बाद में अफेक्ट, भावनात्मक, अच्छा है, खराब है, इससे क्या फायदा होगा, ये भावनात्मक रूप से आपका इंटरेस्ट, दृष्टिकोण, ये सब भावनात्मक होता है। आपको पसंद आता है, पसंद है कि नहीं है, पसंद, ये भावनात्मक होता है। इंटरेस्ट, रुचि, प्रेरणा, ठीक है, ये सब क्या है, भावनात्मक है। और साइकोमोटर का मतलब होता है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। आप बैट लेंगे, एक व्यक्ति बॉल फेंकेगा, फिर उसको मारना पड़ेगा, यानी कि शारीरिक गति करना पड़ेगा आपको। तो इसको हम लोग इसको जो है साइकोमोटर बोलते हैं। और मेटाकॉग्निटिव क्या होता है, मेटाकॉग्निटिव में से यहां पर ढेर सारे प्रश्न पूछा गया। मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है खुद से एफर्ट करना, खुद से एफर्ट करना, एफर्ट करना पड़ेगा आपको खुद स्वयं से, ठीक है, ये मेटाकॉग्निटिव होता है। केवल दिमाग नहीं, एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। नहीं, सर ने ऐसा बोला था तो ऐसा तो बन गया, ठीक है, ये बन गया, इसी आधार पर और कोई दूसरा चीज बन सकता है। जैसे मान लीजिए टीचर ने कहा कि एक पेन बनाना है तो कैसे पेन बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये चीजों की जरूरत पड़ेगा भाई। तो और उन्होंने जो है आपको एक पेन बना के दिखा दिया, लेकिन आपका दिमाग एक एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है। कहा कि जब मैं पेन बना सकता हूं तो मैं हथियार भी बना सकता हूं, इसी प्रकार से हथियार बना दूंगा, ठीक है। और आपने हथियार बनाना कर दिया, यानी कि मेटाकॉग्निटिव हो रहा है। एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, खुद से प्रश्न पूछना पड़ता है, ठीक है, खुद से प्रश्न पूछना। टीचर प्रश्न नहीं पूछेगा, खुद प्रश्न पूछेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, अपने आप से बात करना, ये होता है मेटाकॉग्निटिव, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लगता है, ठीक है। खुद से बात करना, खुद मूल्यांकन करना, कितने गहरे पानी में हो, ठीक है। तो ये मेटाकॉग्निटिव होता है। शायद मुझे लगता है चारों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्किनर के ऑपरेटिव कंडीशनिंग के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यहां पर कंडीशनिंग सिद्धांत जो है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्किनर के कौन से सिद्धांत है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे जो है। तो आप सिद्धांत का नाम बता सकते हो। ऑपरेटिव कंडीशन के सिद्धांत है। कौन सी प्रक्रिया सबसे अच्छी तरह से वर्णन करती है जिसके द्वारा व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर मजबूत या कमजोर किया जाता है, सकारात्मक, नकारात्मक। तो यहां पर ध्यान देना रेनफोर्समेंट के आधार पर। रेनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनफोर्समेंट क्या चीज होती है, ठीक है। रेनफोर्समेंट क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे जो है। रेनफोर्समेंट क्या है, प्रबलन जिसको आप लोग कहते हो। जैसे मान लीजिए टीचर ने पूछा कि इतने सारे चीजों में, ठीक है, रेड कलर की बाल कौन सी है, तो आपका दिमाग चलने लगेगा, आपका दिमाग चलने लगेगा कि रेड कलर का बाल को देखना चाहेंगे। बहुत सारे बाल है,
ठीक है, कहा कि रेड कलर के बाल, जैसे ही पूछा आपके दिमाग में जो खलबली मच गई, ठीक है, खलबली मच गई, तो खलबली मच गई तो आप रेड कलर को देख लिए तो आप रेड कलर को अपने हाथ में ले लेंगे। एक प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया से टीचर जानने की कोशिश करेगा ये रेड कलर का बाल है कि ग्रीन कलर का बाल है। यदि आपने रेड कलर के बाल को हाथ में रखा है तो एक प्रकार के रेनफोर्समेंट होगा, यानी कि सही आपने आंसर दिया है। यदि ग्रीन कलर के बाल को पकड़ लेंगे तो कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं, ये रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, व्यवहार को उसके परिणामों के आधार पर मजबूत या कमजोर किया जाता है, आप समझ गए होंगे। और फिर पनिशमेंट, उसके बाद में पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, कहेगा कि तुमको इतना भी नहीं पता है, रेड कलर तुम्हें नहीं पता, रेड कलर कैसे होता है तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तो कहेगा तुम कल से क्लास मत आना, या फेल कर देगा, या जाओ बोल देगा, भगा देगा। ठीक है, भगा देगा नहीं भगा देगा। और यदि सही आंसर दे दिया तो कहेगा गुड, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, चेहरा में खुशी निकलने लगेगा, और हो सकता है उसको कोई गिफ्ट भी दे देगा। यानी कि पुरस्कार होता है और दंड होता है। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण की मुख्य विशेषता है। प्रभावी, इफेक्टिव टीचिंग से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता है। इफेक्टिव टीचिंग में क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग तो तभी होगा जब सबको मिला देंगे, टीचिंग के हर कारक को मिलाना पड़ता है आपको, तब जाके होता है। टीचर भी अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी, लर्नर भी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका सिलेबस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना चाहिए। एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए, है, चाहिए कि नहीं चाहिए? एटमॉस्फेयर भी आपको अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या चीज़ है? इफेक्टिव टीचिंग क्या है? टीचर नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, विषय का जानकार होना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए, सिलेबस हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए, अच्छा सा क्लासरूम हो, वाइट बोर्ड हो। आजकल जो स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं। ठीक है, आपका लाइब्रेरी बहुत अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट, पंखा भी होनी चाहिए, एसी लग गया तो बहुत बेस्ट, बैठने का जगह हो गया तो बहुत बेस्ट। ठीक है, प्रॉपर पूरी पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, कौन सी प्रभावी शिक्षण की विशेषता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे छात्रों के साथ सीमित बातचीत, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों को अपनाने में लचीलापन होना चाहिए, जिसमें बच्चा अच्छा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? शिक्षण रणनीतियों को अपनाने में लचीलापन होने चाहिए छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट को ले रहा है, और उनके शिक्षण रणनीतियों को, ठीक है, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स की बात चल रही है, और अच्छा टीचर की जरूरत पड़ रही है। उसका टीचर का कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो इफेक्टिव टीचिंग मेथड का प्रयोग करने आना चाहिए, उनको टीचिंग एड्स यानी कि सहायक सामग्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं जो इफेक्टिव टीचिंग का है। ठीक है, ठीक बता रहा हूँ आपको, अच्छा लग रहा है? और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि समय हो रहा है। ठीक है, मैं ज़्यादा क्लास मतलब लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कारक शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षण को क्या क्या चीज प्रभावित करता है? व्यक्तिगत कारक होगा, बीमार पड़ जाएगा, टीचर बीमार पड़ जाएगा या स्टूडेंट बीमार पड़ जाएगा तो शिक्षण कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। बीमार, व्यक्तिगत कारक, घर परिवार में हमेशा कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, टीचर जो है अपने मैडम के साथ में लड़ाई झगड़ा करके क्लासरूम में जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा। या आप स्टूडेंट हो तो घर में लड़ाई झगड़ा करके जाएंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं होगा। व्यक्तिगत कारक। ठीक है, संस्थागत कारक है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब बजट नहीं है, बजट नहीं होगा तो सामान कैसे खरीदेगा भाई, ये भी प्रभावित करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, एटमॉस्फेयर, भीड़ भाड़ जगह है, ठीक है, भीड़ भाड़ जगह है, लाइट नहीं है, हवा नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है,
बहुत हो हल्ला हो रहा है, माइक बज रहा है, मंदिर है, नवरात्रि चल रहा है, माइक बज रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में इन्वायरमेंटल फैक्टर अभी तो बताया हूं मैं आपको, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी कारक। तकनीकी कारक का मतलब यदि कंप्यूटर नहीं होगा तो भी हमारा एजुकेशन चल सकता है, टीचिंग चल सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जितनी जो है व्यक्तिगत फिट होना पड़ेगा आपको, संस्थागत संपूर्ण व्यवस्था कर सकता हो, और एटमॉस्फेयर बेस्ट होनी चाहिए, तब जाकर अच्छा टीचिंग हो सकता है। दोस्तों यहां से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, पांचों का पांचों क्वेश्चन पूछते हैं, आपके लिए तो बेस्ट है जो ऑप्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ऑप्शन को देखिए, इसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाइए, तब भी आपको बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे विदाई दीजिएगा। जिनको इस तरह का लेक्चर एमसीक्यू का भी टेस्ट देना चाहते हैं, एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे ऐप में है, और गूगल प्ले स्टोर में जाइए ना, लॉ ऑर्डर एंड सिविल डालिए, लॉ ऑर्डर एंड सिविल रेस हमारे चैनल का नाम ही, ऐप का नाम है, ठीक है। वो डालेंगे तो हमारे साथ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। आप इस वीडियो को अच्छा मतलब प्रचार प्रसार करेंगे, मैं देखूंगा व्यू कितना आ रहा है, इसके हिसाब से मैं रोज़ एक एक क्लास लूँगा। अभी तो नेट एग्जाम है 18 तारीख, 18 तारीख की तैयारी करेंगे, कल संडे है, मैं 4-5 वीडियो बना सकता हूँ, दिन भर बना सकता हूँ। लेकिन आप कमेंट्स लिखिएगा, मुझे मैसेज लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।